हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक टॉक, जहाँ पर मैं हर मंथ एक या दो बुक्स की समरी आपके पास लेकर आता हूँ या फिर बुक रिकमेंड आपको करता हूँ। और आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है रायन हॉलिडे ने लिखी हुई डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पर पहला पार्ट आता है द बॉडी, सेकेंड आता है द टेम्परामेंट एंड थर्ड द सोल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज मैक एंड आई एम अ कॉपी राइटर एंड ए पैशनेट रीडर। मुझे पढ़ना पसंद है और इस चैनल पर मैं बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कभी कभी फिलोसफी की बात करता हूँ। आई एम नॉट अ फिलोसोफर बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। इसलिए अगर इन टॉपिक्स में आपका अगर इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पार्ट है द बॉडी, जिसमें पहला टेक वे आता है अटैक द डॉन। वेक अप, शो अप, बी प्रेजेंट एंड गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। टोनी मॉरिसन एक ब्लैक लेडी थी जो 1965 में डिवोर्स्ड लेडी थी और एडिटर का काम करती थी रैंडम हाउस में। मैंने ब्लैक लेडी थे ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि 1960s में जो रेसिज्म हाई था अमेरिका में वो हाईलाइट करना जरूरी था। बस वो डिवोर्स लेडी नहीं थी बल्कि उसके ये 2 बच्चे भी थे जो बहुत ही छोटे थे और उसे हर वक्त तंग करते थे। तो उसका एडिटिंग का पूरा काम करने के बाद जब वो ऑफिस से घर आती थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था या फिर वो पूरी तरीके से बर्नआउट होती थी। और ये बात जो जॉब करते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम जब जॉब कर कर थक कर आ गए होते हैं उसके बाद हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता या फिर उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होती। उसमें से अगर बच्चे भी हमारे साथ हो तो बच्चे भी कुछ भी काम करना नहीं देते। तो टोनी मॉरिसन के पास एक ही ऑप्शन था, डॉन, मतलब सुबह में ही अटैक करना, सुबह में ही अपना पूरी तरीके से काम करना। उनके बच्चे सुबह उठने से पहले और मम्मा कहने से पहले उनको बहुत सारा काम करना जरूरी था। जो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की है उसके बारे में लिखना, उसे और प्रोग्रेस करना, उसे और एडिट करना या फिर उसे और डेवलप करना उनके लिए जरूरी था। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही वो टाइम था जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। उनकी एनर्जी हाई होती थी, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता था। फिर वो 1965 में स्टार्ट करती है अपनी बुक लिखना। 1970 में उसे कंप्लीट करती है जिसका नाम था द ब्लूएस्ट आई, जो कि रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन जाती है। और उसके बाद वो 10 नॉवेल्स लिखती है, 9 नॉन फिक्शन बुक्स लिखती है, चिल्ड्रंस बुक लिखती है और 2 प्लेज लिखती है। ये सब कुछ वो करती है और 1993 में टोनी मॉरिसन को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है। ये सब कुछ वो कर पाए क्योंकि उन्होंने कॉन्कर किया था मॉर्निंग को। ऑफ कोर्स ये करना मुश्किल होता है क्योंकि सुबह उठना सबको पसंद नहीं है। जैसे कि रायन हॉलिडे कहते हैं कि नोबडी इज अ मॉर्निंग पर्सन। लेकिन अगर आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ अपने क्राफ्ट पर काम करना है या फिर आपको कुछ डीप वर्क करना है तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। एंड मॉर्निंग इज द परफेक्ट टाइम। जो कुछ भी आप काम करोगे उसमें आपका डीप वर्क होता है। तो अगर आपके पोटेंशियल को आप बढ़ाना चाहते हो और सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हो या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई करना चाहते हो तो कॉन्कर द डॉन। जैसे कि ईट दैट फ्रॉग में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो काम है आपका, जो सबसे जरूरी और मुश्किल काम है वो सुबह ही खत्म करो क्योंकि तभी आपकी एनर्जी हाई होती है। और अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखना है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि सुबह 6 बजे से पहले कैसे उठे और अपना काम करें। सेकंड टेकअवे ये है कि जस्ट शो अप, द कंपाउंडिंग पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ लोग हैं जो थॉमस एडिसन को एडमायर नहीं करते क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन जो कॉपी किए हैं टेस्ला से या फिर किसी और से। तो एक बात बहुत जरूरी है जो उनसे सीखनी है कि उन्होंने कहा था कि द जीनियस हैंग्स अराउंड हिज लैबोरेटरी डे एंड नाइट। इफ एनीथिंग हैपेंस ही इज देयर, इफ ही वाजंट इट माइट हैपन जस्ट द सेम, ओनली इट वुड नेवर बी हिज। यहाँ पर थॉमस एडिसन हमें बताना चाहते हैं कि शोइंग अप कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी प्रोक्रेस्टिनेट करो या फिर कितना भी अवॉइड करो अपना काम, लेकिन अगर दिन खत्म होने से पहले आपने अगर अपना काम पूरा कर लिया तो कोई भी आपको कंप्लेंट नहीं करेगा, आप अपने आप से कंप्लेंट नहीं करोगे। क्योंकि कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, कितना भी जीनियस क्यों ना हो, वो उस बंदे को बीट नहीं कर सकता जो डेली शो अप करता है, जो डेली काम करता है। चाहे उसका दिल कितना भी मना कर रहा हो या फिर उससे कितना भी बोर हो रहा हो या फिर वो कितना भी उस रेजिस्टेंस उसे बीट कर रहा हो, लेकिन अगर वो डेली शो अप करता है तो कोई भी जीनियस उसे बीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कैसी नेस्टेड जो बहुत बड़े यूट्यूबर है वो 800 दिनों तक उन्होंने डेली व्लॉगिंग किया था। 800 दिनों तक डेली वो सुबह 8 बजे व्लॉगिंग करना शुरू करते थे और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में घूमते थे अपना स्केटबोर्ड लेके। और उसके बाद रात को वो 12 बजे तक एडिट करते थे, 2 बजे तक वो एडिटिंग खत्म करते थे, 4 बजे वो उठते थे, उसे री एडिट करते थे
और फिर से 7 बजे उसे अपलोड करते थे और 8 बजे सुबह फिर से वो दूसरा व्लॉग शूट करने के लिए निकल जाते थे। यही उन्होंने रूटीन किया था पूरे 800 दिनों तक और तब जाकर उनका 12 मिलियन फॉलोवर हुए और वो मिलियनर बने हैं। शोइंग अप डेली का यही पावर होता है। इसलिए रायन हॉलिडे कहते हैं कि यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी अमेजिंग, यू डू ऑलवेज हैव टू शो अप। What matters is sticking around for the next at bat. Third takeaway है sweat the small stuff. हाइमन रिकोर ने कहा था कि the devil is in the detail, so is the salvation. आप अगर अपनी लाइफ में बिग प्रॉब्लम्स हैं उसे टैकल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्मॉल प्रॉब्लम्स या फिर स्मॉल डिटेल पे ध्यान देना होगा। स्मॉल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और डिसिप्लिन तभी आता है जब आप छोटे छोटे काम जो है वो भी अच्छी तरीके से करना सीख जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बस राइटिंग में अच्छा बनना चाहता हूँ, एक्सरसाइज में बेहतर बनना चाहता हूँ तो बाकी वक्त आप अगर अपने छोटे छोटे जो काम है वो अगर लेजीनेस से करते हो या फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर नहीं करते हो तो उसका इफेक्ट जो है आपके एक्सरसाइज पर या फिर आपके राइटिंग पर सही नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंस अगर किसी पेंटर को आप पूछोगे तो वो पूरी डिटेल में आपको बताएंगा कि डिटेलिंग करना क्यों जरूरी होता है। जब वो बंदा एक पेंटिंग रेडी करता है तो जब वो ज्यादा डिटेल में जाता है, छोटी छोटी बातों का भी अगर ध्यान रखता है कि यहाँ पर इतने डिटेल में ये छोटी छोटी चीजें मुझे ड्रॉ करनी थी या फिर पेंट करना था, यहाँ पर मुझे ये कलर चेंज करना था और इतने से छोटे से भी जो पोर्शन है उसे भी अगर अलग मुझे पेंट देना है तो मुझे और फिर से दूसरा पेंट लेना पड़ेगा और उसे डिटेल में वहाँ पर पेंट करना पड़ेगा, तभी वो अच्छा लगेगा। ये उसे पता है, डिटेल की इम्पोर्टेंस आर्टिस्ट को पता होती है। जो कुछ भी आप काम करें उसे डिटेल में करने की कोशिश करें या फिर डिटेल में ज़्यादा ध्यान दें। पार्ट 2 शुरू होता है द इनर डोमेन या फिर टेम्परामेंट। उसमें पहला पॉइंट है लुक एट एवरीथिंग लाइक दिस, टेक अ पॉज। जो कुछ भी काम करना चाहते हो वो काम करने से पहले या फिर कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हो वो डिसीजन लेने से पहले आपको पॉज लेना है, शांति से सोचना है, अपने काम को स्लो करना है, क्योंकि स्लो करना एक फिलोसॉफिकल स्टेट होता है, एक स्टॉइक की निशानी होती है। कोई भी स्टॉइक जो होता है वो ज़्यादा हड़बड़ी में काम नहीं करता, क्योंकि स्लोली काम करना ही एक हायर सेल्फ होता है। जैसे कि रायन हॉलिडे ने कहा था कि स्लो इज हायर सेल्फ, स्लो इज रैशनल फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल सेल्फ, really thinking about things, really thinking about who you want to be। जैसे कि आपको अगर किसी ने बुरा कह दिया हो, आपके बारे में कोई अगर बुरा सोच रहा हो या फिर आपको गुस्सा दिला रहा हो तो सबसे बेहतर यही है कि थोड़ी देर के लिए आपको पॉज लेना पड़ेगा शांति से और लंबी सांसें लेकर सच में सोचना पड़ेगा कि अभी गुस्सा करना जरूरी है। जैसे कि सिनेका ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर एंगर इज डिले, क्योंकि फैक्ट ये है कि गुस्से में कोई भी इंसान कुछ अच्छा नहीं करता, बुरा ही कहता है और बुरा ही करता है। इसका एग्जाम्पल रायन हॉलिडे देते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में, जिन्होंने एक लेटर लिखा था अपने विरोधी के लिए, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बुरी चीज़ें उनके बारे में लिखी थी, लेकिन वो लेटर कभी उन्होंने सेंड नहीं किया। सेंड करने से पहले उन्होंने अपने आप को रोक लिया और उन्होंने ये समझा कि ये अभी सेंड करना जरूरी नहीं है। वो लेटर ना भेजने की वजह से कितना बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था वो रुक गया। द टेम्परामेंट में सेकंड पॉइंट है द परफेक्शन इज अ वाइस। जो इंसान हर वक्त हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर परफेक्ट होने के बाद ही वो काम करेगा ऐसे सोचता है, वो कभी भी काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर बीस्ट की बात की जाए, मिस्टर बीस्ट ने कहा था कि कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होता। अगर आप वीडियो परफेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी अपना पहला वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाओगे। किसी का भी वीडियो, कोई भी वीडियो हो, वो परफेक्ट नहीं होता। हम धीरे धीरे कर उसे इम्प्रूव करते जाते हैं। आपका पहला वीडियो हो या फिर 10th वीडियो हो वो बुरा ही होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू 10th वीडियो बेटर होगा, इतनी गारंटी है। लेकिन अगर मेरा पहला ही वीडियो सबसे बेहतर हो, परफेक्ट हो, अगर ऐसा मिस्टर बीस्ट ने सोचा हुआ होता तो शायद वो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बनते, वो बिलियनर नहीं बनते। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि लोग बहुत सोचेंगे कि ये मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, ये अगर मैंने वैसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं और उस चीज़ को और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वही एक्सक्यूज़ बन जाता है हमारा और हम एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर से हमें पैरालाइज कर देता है। इसलिए रायन हॉलिडे कहते हैं कि परफेक्शनिज्म या फिर परफेक्ट होना एक पैरालिसिस की तरह होता है। जो कुछ भी है उसे डन करने की कोशिश करो, वर्क डन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि परफेक्ट होना। जैसे स्टोइक्स कहते हैं कि वी कैंट अबैंडन अ परस्यूट बिकॉज वी डिस्पायर्ड ऑफ परफेक्टिंग इट, नॉट ट्राइंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर यू कैन विन, यू आर नॉट श्योर वेदर everyone will love it. There is a word for that,
cowardice. नेक्स्ट टेकअवे है डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। सबसे मुश्किल काम है वो पहले करो, जैसे कि ईट दैट फ्रॉग में बताया था, जैसे कि मैंने पहले भी पॉइंट में ये हाईलाइट किया था, वही पॉइंट को सेकंड पार्ट में भी रायन हॉलिडे हाईलाइट करना चाहते हैं। सुबह उठने के बाद वो काम पहले करो जो सबसे हार्ड है, जो सबसे जरूरी है। टोनी मॉरिसन जो सुबह उठकर राइटिंग करती थी वो इसलिए नहीं राइटिंग करती थी क्योंकि उसका वो मी टाइम था या फिर उसे बहुत ही अच्छा लगता था या फिर वो उसके लिए था, नहीं, उसे काम करना जरूरी था, उसे कंसंट्रेशन चाहिए था, इसलिए वो सुबह उठकर वो काम करती थी। इसलिए मार्क ट्वेन ने कहा था कि द आइडिया इज दैट इफ वी ईट द फ्रॉग एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द डे टू गेट एनी वर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिन बुरा जाएगा अगर सुबह उठकर आपने सबसे मुश्किल काम पहले किया तो। डोंट वेट, रुको मत। ये मत सोचो कि मैं पहले वार्म अप करूंगा, पहले छोटा कोई तो काम कर लूंगा जिससे मुझे मोमेंटम मिल जाए, या फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं दूसरे को तो काम करूंगा, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है उसको वक्त दूंगा। ऐसा मत करो। थर्ड एंड फाइनल पार्ट आता है द सोल। फर्स्ट टेकअवे उसमें ये है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप पर कभी कभी दया दिखाओ, कभी कभी इतना भी ज़्यादा प्रेशर लेना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो कुछ भी आप काम करो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना अच्छा नहीं होता। काम करो वो ज़रूरी है, लेकिन अपने आप पर कभी कभी दया भी दिखाओ। अगर आपका टारगेट है कि मैं डेली 15 पेजेस पढूं, 20 पेजेस पढूं या फिर 30 पेजेस पढूं, लेकिन एक दिन अगर आप 30 पेजेस पढ़ नहीं सके तो अपने आप को कोसो मत कि आज मैंने सिर्फ 5 ही पेजेस पढ़े। कंसिस्टेंसी ये नहीं होती कि आप डेली 50 पेजेस पढ़ते हो या फिर 30 पेजेस पढ़ते हो डेली। आपने डिसाइड किया 30 पेजेस पढ़ना और डेली आप 30 पेजेस पढ़ते हो तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। कभी हमारी एनर्जी डाउन होती है। कंसिस्टेंसी उसे कहते हैं कि पहले 30 पेजेस पढ़े, फिर 15 पेजेस पढ़े, फिर 20 पेजेस पढ़े, कभी दिल नहीं किया तो 5 पेजेस पढ़े, कभी दिल नहीं किया तो 1 ही पेजेस पढ़ा, उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इतना भी अपने आप पर हार्श फील करना छोड़ दो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा पॉज लो, और कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। वो काइंडनेस होता है अपने आप के लिए, अपने आप को ब्रेक देना। तो बहुत कुछ फिलॉसफी पढ़ने के बाद, जानने के बाद, बहुत कुछ ज़माने के बारे में, अपने बारे में जानने के बाद जब सिनेका को पूछा गया कि क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है, तब सिनेका ने ये कहा था कि व्हाट प्रोग्रेस हैव आई मेड, आई हैव बिगन टू बी फ्रेंड टू माई सेल्फ। इतने सालों की फिलोसफी पढ़ने के बाद मैं अपने आप से फ्रेंड हो चुका हूँ, अपने आप से फ्रेंडशिप मैंने कर ली है, मैं अपने आप पर दया दिखाता हूँ। नेक्स्ट टेकअवे है फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ। मियामोटो मुसाशी के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छे वॉरियर थे और फिलोसोफर थे, लेकिन उनके लिए बहुत ही डेंजर था। डेंजर ये नहीं था कि वो जो कॉम्बैट करते थे उसमें वो उनकी मौत हो जाएंगी, वो तो एक डायरेक्ट डेंजर था। लेकिन एक डेंजर ये भी था कि उन्होंने जो डिसिप्लिन बनाया है या फिर उन्होंने जो रूल्स या फिर अपने मॉरल्स रखे हैं उसमें ही वो रिजिड ना बन जाए। इसलिए उन्होंने जब रिटायरमेंट ली या फिर उन्होंने जब वो छोड़ दिया तब उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लिया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से फिलोसॉफिकली डेवलप कर लिया, फिलोसोफर बन गए। और उन्होंने जो बुक लिखी है वो आज भी हमें इंस्पायर करती है, बहुत कुछ सिखाती है, जिसका नाम है द बुक ऑफ 5 रिंग्स। जिस बुक में हमें बताया गया है कि वॉरियर के बारे में या फिर लाइफ के बारे में बहुत अच्छे लेसन हमें दिए गए हैं। मियामोटो मुसाशी की खासियत ये है कि वो वॉरियर तो थे, उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह बहुत की और अपने प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने लिखा, लेकिन फ्लेक्सिबल भी बने। आगे जाकर उन्होंने पोएट्री की, आगे जाकर उन्होंने राइटिंग की, आगे जाकर उन्होंने आर्ट भी किया, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा। यही बात समझाना वो चाहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो एक ही काम करना ज़रूरी नहीं होता, उसी में आप अटके रह जाओगे, उसी में आप रिजिड हो जाओगे। आपको थोड़ा सा भी चेंजेस फिर बहुत ही अजीब लगने लगेगा। इसलिए कभी कभी अपने रूल्स को तोड़कर कभी कभी वो काम भी करो जो आपके दिल को सुकून दे या फिर जो हमें एक रोबोट की तरह ना बनाए। और लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि आपके साथ हो जाएगा, नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन को क्रिएट करना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ता है, उसे कल्टीवेट करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन अचानक से आपके लाइफ में नहीं आएगा, वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है और बहुत ही हायर स्टेट है। कॉन्कर करना या फिर उसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए सब लोग मीडियोक्रिटी में बहुत लग रहते हैं और जो सेल्फ डिसिप्लिन को कॉन्कर करता है या फिर मास्टर करता है वही मीडियोक्रिटी को बीट कर बाहर जाता है। एक राइटर हमेशा सोचने से राइटर नहीं बनता, एक राइटर हमेशा लिखने से ही राइटर बनता है। वो कितना भी अनपरफेक्ट हो या फिर कितना भी गंदा वो लिखे, लेकिन वो डेली उठकर अगर सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर हो और डेली उठकर वो राइटिंग करे तो एक ना एक दिन
ऐसा आएगा जब उसकी राइटिंग सबको पसंद आएगी या फिर सब उसे एडमायर करेंगे और या फिर उसे इंस्पिरेशन मानेंगे। लेकिन यही बात है कि ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सुबह उठकर राइटिंग करना 300 दिन तक लगातार। वो सब लोग नहीं कर सकते या फिर बहुत कम परसेंटेज लोग हैं वो कर सकते हैं, इसलिए वो लेजेंड बनते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको फिजिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है, इम्बॉडी करना पड़ता है, मेंटली और सोल में रेंडर करना पड़ता है जब टाइम आए तब। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक डिटेल में पढ़े, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने जैसी है। मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो 10 साल पहले मुझे अगर पता होती तो मैं और भी बेहतर होता, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में उसके बारे में बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।